दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने टेस्ट 5 पूरे कर लिए थे दृष्टि के, और आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 करने जाएंगे और इसके 1 से 30 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को 1.25x स्पीड पे देखा कीजिए ताकि एटलीस्ट आपका 10 मिनट तो सेव हो ही सके। ठीक, तो चलें फिर जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, टेस्ट नंबर 6 का। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया। जैसे आप लोगों को पता हुआ कि अलग अलग संस्थाएं हैं जो ईयर बाय ईयर वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। ठीक है, तो ये 2020 का जो घोषणा की है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसने किया है, ऑक्सफोर्ड का है या फिर ये कैम्ब्रिज का है, क्योंकि कैम्ब्रिज अपना अलग करते हैं, ऑक्सफोर्ड वाले अपना अलग करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अनुसार ये जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है वो आत्मनिर्भरता है। ठीक है, इसका आंसर आत्मनिर्भरता है। यदि कैम्ब्रिज के हिसाब से पूछेगा, कैम्ब्रिज के हिसाब से, तो आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए आंसर क्या, क्वारंटीन। ठीक है, क्वारंटीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत की किसकी पुण्यतिथि, यानी एनिवर्सरी की बात हो रही है और डेथ एनिवर्सरी की बात हो रही है। भारत में किसकी पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। इनकी डेथ एनिवर्सरी पर समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की गई। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बहुत अच्छे थिंक करते थे, सोचते बहुत अच्छा थे, विचार अच्छा करते थे। इनकी कोट्स भी बहुत अच्छी, फेमस कोट्स भी पढ़ी हैं, और ये आरएसएस से जुड़े नेता थे। ठीक है, तो इनका एक फिगर पड़ा है, वो देख लीजिए। इनकी एक कोट है बड़ी फेमस सी, वो ज़रूर जाना है आप लोग। ये देखिए, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मोदी साहब ने संबोधन किया। ठीक है, तो याद रखना, समर्पण दिवस दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती पर। ठीक, इनकी एक कोट है बड़ी अच्छी, इनकी कोट देखिए, किसी सिद्धांत को ना मानने वाले अवसरवादी यानी अपॉर्चुनिस्ट हमारे देश की राजनीति को नियंत्रित करते हैं। कितनी सही बात है। ये इनके सौजन्य से इमेज प्राप्त हुई है, कहीं कॉपीराइट न लगा दें। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। जल जीवन मिशन शहरी, ठीक है, के तहत भारत के 10 शहरों में, पहली बात तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, 10 शहर को चूज़ किया गया है किसमें, पेयजल सर्वेक्षण के लिए। पेयजल सर्वेक्षण के लिए 10 शहरों को चुना गया, उनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है। पहले तो 10 जानना जरूरी है ना। देखो 10 याद तो रहने वाले हैं नहीं, लेकिन एक नज़र अगर दी आपकी रहेगी तो एटलीस्ट रिजेक्शन में, ऑप्शन रिजेक्शन में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। तो फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, आगरा है, मथुरा की जगह आगरा अगर होता तो आंसर सही हो जाता। मथुरा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वो 10 जो सिटी हैं वो आप लोग पहले जान लीजिए। तो इसको आगरा को ऐसे याद रखना, यूपी से जो पेयजल सर्वेक्षण में चुना गया वो आगरा को चुना गया। ठीक, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास कटिंग है न्यूज़पेपर की, इसमें देखो 10 सिटी जो हैं, दिख रहा है ना आपको, और जूम कर दें, दिख रहा होगा। अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। 10 सिटीज़ हैं, इसको याद रखना है, आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और टुमकुर। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि एक नज़र में याद नहीं होगा। हम लोगों को क्या पकड़ना है, हम लोगों को यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये देखना है। तो आगरा पे फोकस करना, आगरा इंपॉर्टेंट है। आगरा की जगह उन्होंने मथुरा रख दिया है ऑप्शंस में, तो वो गलत हो गया। ठीक है, चलें आगे चलें। तो उसका आंसर क्या हो गया, मथुरा नहीं है, नहीं पूछा है, मथुरा आंसर हो गया। फोर्थ पढ़िए। केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 पिलर जो दिए थे अपनी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, वो कौन कौन से 6 पिलर हैं उसमें से पूछा है कि ये 6 पिलर में जो इन्होंने 4 यहाँ पे लिखे हैं ऑप्शंस में, ये चारों हैं या नहीं है, या फिर कौन कौन से हैं। तो हम लोग पहले 6 को जान लेते हैं ना, तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ, एक पॉइंट और इसमें छूट रहा है, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है ना ये क्वेश्चन। तो आप जो SDG पढ़ते हैं 17 गोल में कौन से नंबर का है, ये 6वें नंबर का है। ठीक है, क्लीनिनेस और सैनिटाइजेशन जो है वो 6 नंबर का है, उसको आप देख लीजिए। उस पेपर को मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ये देखिए जो 6वें नंबर पर दिख रहा, देखो थोड़ा सा धुंधली होगी पिक्चर पर, मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन लिखा है। SDG का 6वें नंबर का जो गोल है वो उसी से रिलेट करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं 6 पिलर कौन कौन से हैं बजट में।
वैसे आप बजट जानते होंगे, ये अनुमान होते हैं, है ना, अगले साल के लिए। तो देखते हैं क्या तूफानी करने वाले हैं। तो हम लोग बजट ही देख लेते हैं सीधा। बजट के वो 6 पिलर देख लेते हैं। 6 पिलर कहाँ गए, ये देखिए 6 पिलर आप देख लीजिए इसको। पहला पॉइंट क्या लगा है, हेल्थ एंड वेलबींग लिखा है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समझ में आ रहा ना हिंदी, ये तो बेसिकली क्या है, सरकार के फोकस पॉइंट रहते हैं ना, ये जो सब लिखा है ये सरकार के फोकस पॉइंट है, इन पे काम करेगी गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट पढ़ा, थर्ड पॉइंट पढ़ा आपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, चौथा ह्यूमन कैपिटल, फोर्थ ऑप्शन है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D, और लास्ट ऑप्शन है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब सरकार कम से कम होना चाहिए और प्रशासन या अच्छा शासन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 6 पिलर हैं, याद रखना। याद नहीं रह रहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच में देखते रहना। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा हो गया, चौथे का आंसर देखो आपने, अब इसको मिला तो लो, मिला तो है ही नहीं, हम लोग 5वें में बढ़ने लगे। पहला पॉइंट क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग, ये हम लोगों ने देखा उसमें इमेज में, अभी स्वास्थ्य एंड कल्याण देखा है। ह्यूमन कैपिटल भी देखा है, ये भी ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस भी देखा है, ये भी ठीक है। इनोवेशन एंड R&D यानी नवोन्वेष और अनुसंधान एवं विकास, ये भी देखा है। यानी चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका आंसर D हो गया। ठीक है, चलिए 5वें पे करते हैं। निम्नलिखित फिल्मों में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 जीता। ये दादा साहब फाल्के अलग एक अवार्ड होता है, ठीक है, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये अलग है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये अलग अवार्ड होता है। तो अभी जो मिला है ये क्या है, तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन साहब की मूवी है, इनको मिला है अभी, ठीक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को इनको मिला है। चलिए आगे कीजिए। 6वां क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। देखो इन सब में जो ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑफ एनर्जी जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसमें आप इनपुट और आउटपुट देख लिया करो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे डायनमो है क्या, डायनमो को समझ में आना चाहिए ना। डायनमो जैसे आपके घर पर जनरेटर है ना, जनरेटर डायनमो है, जनरेटर जो बिजली बनाता है। तो डायनमो को हम जनरेटर बोल रहे हैं, ठीक है, जनरेटर, इसको मैंने जी लिख दिया। जी का आउटपुट क्या है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। और इनपुट क्या है, वहाँ पे इनपुट क्या है इसका, आप डीजल से चलाते हैं ना, और डीजल से चलाते हैं तो क्या मैकेनिकल पार्ट्स मूव करते हैं ना, यानी मैकेनिकल पार्ट्स घूमने से इलेक्ट्रिकल का जनरेशन हो रहा। तो ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब उसके अंदर नहीं जाना हम लोगों को कि वहाँ पे जो कम्यूटेटर होते हैं वो घूमते हैं, रोटेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाते हैं, इंजीनियरिंग नहीं करनी, बस सिंपल से जानना है कि मैकेनिकल पार्ट्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं, इस वजह से बिजली बन रही है। तो इनपुट क्या है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या है, बिजली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी से, यानी मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से किस में कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा डायनामो का, ठीक है। तो इसका इनपुट आउटपुट जाना आपने, लाउड स्पीकर को पकड़ लीजिए, इसका इनपुट आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, साउंड है। अब साउंड के लिए तो लाउड स्पीकर लगाते हैं कि खूब तेज़ सी आवाज़ है, यानी इसका आउटपुट क्या है, साउंड है। और इनपुट क्या है, इनपुट मतलब ये चलता कैसे है, बिजली से चलता है ना, आप केबल लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी यानी ध्वनि एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का 1, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। क्लियर। ऐसे मोमबत्ती का हो जाएगा, मोमबत्ती का आउटपुट क्या है, मोमबत्ती जलाने पर मिल क्या रहा है, आपको रोशनी मिल रही है। और इनपुट क्या है, जो उसका मोम है, उसका जो मोम है वो पिघल रहा है। तो मोम क्या है, ये केमिकल कंपाउंड ही तो है। तो केमिकल एनर्जी से आपका क्या, प्रकाश ऊर्जा, यानी रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। तो सी का 4 हो गया। और सितार क्या है, सितार क्या, तार को मूव कराते हैं, तो तार का मूवमेंट हो रहा है, यानी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज हो के मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, मतलब इसको मैकेनिकली आप रन कर रहे हो ना, हाथ से चला रहे हो। और आउटपुट क्या है इसका, साउंड आ रहा है, अच्छा सा साउंड मिल रहा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा का साउंड ऊर्जा में कन्वर्जन। तो इसका क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। तो डी का 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा ना ये अब तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इसका कोड क्या हो गया, 3142। क्लियर। आगे बढ़ें, 7वां देखिए जल्दी से। ध्रुवों पर मानव शरीर का भार, एट पोज द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए साहब, पहले 2 चीज़ें जान लीजिए अच्छे से।
एम अलग चीज़ है यानी मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। ठीक, वेट जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मास फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। मास तो आप कितने किलो के हैं, आपका वजन क्या है, बस सिंपल उतना ही समझिए। ठीक, कि हम 60 किलो के हैं या 70 केजी के हैं, 80 केजी के हैं, वो हमारा मास है। लेकिन आपका वेट कितना है वो आप 80 केजी नहीं बोल सकते हो। ठीक, क्योंकि वेट जो होता है वो m इंटू जी होता है। आप 80 केजी में जब जी को मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका वेट बनेगा। ठीक है, तो वेट जो है वो जी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, आपका वेट पूछा है। मास तो हमेशा हर जगह सेम रहता है, आप कौनों ग्रह पर चले जाओ आपका मास नहीं बदलेगा। आप 80 केजी के हैं तो आप सैटर्न प्लैनेट पर भी 80 केजी के रहेंगे, यानी द्रव्यमान नहीं बदलता, आपका वेट बदलेगा। और वेट किस चीज़ से बदलता है, इस जी के वजह से। इस जी के वजह से एम जी की वैल्यू बदल जाती है। तो जी कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे है ही नहीं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो हम लोग बस जी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ग्लोब पे जी कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। आपको पता है ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, आपको रेडियस पता है अर्थ का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस होगी, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्लियर, तो यहाँ की यहाँ तक की रेडियस है कुछ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट से मैं दूसरा फिगर बनाऊँ क्या, इस पॉइंट से सेंटर से नॉर्थ पोल की जो रेडियस है इसको हम आर पी बोल दे रहे हैं। ठीक, और जो सेंटर से इक्वेटर की जो रेडियस है इसको हम आर ई बोल दे रहे हैं। समझ में आ रहा। तो अब आप बताइए आर पी ज़्यादा है या आर ई ज़्यादा है, क्योंकि ये तो हम लोग को पहले से पता है आर पी की वैल्यू आर ई से कम है, यानी इक्वेटर पर जो 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 क्षैतिज रेडियस जो है, क्षैतिज रेडियस को हम बोल रहे हैं आर ई। ठीक, तो ये वैल्यू ज़्यादा है और आर पी कम है। क्लियर, तो हम लोगों ने रेडियस के बारे में एक चीज़ पता कर ली कि जो ए वाली रेडियस है इतना, ये वैल्यू ज़्यादा है यहाँ से। ठीक है, फिगर बहुत पहुँच पहुँच हो गया है ना। मैं इसको दोबारा बना दे रहा हूँ, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, देखो हम लोग को इसमें लगा थोड़ा लिखने को। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये पोल वाला है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैं ये कह रहा था कि सेंटर पॉइंट से ये वाली जो रेडियस है इसको मैंने आर ई बोला, और नॉर्थ पोल से सेंटर की जो रेडियस है इसको मैंने आर पी बोला। तो आर ई की वैल्यू ज़्यादा है आर पी से, यानी सेंटर से अगर आप इक्वेटर पे बैठे रहेंगे तो इक्वेटर पे आप बैठे हैं तो आपकी दूरी सेंटर से ज़्यादा है, और आप नॉर्थ पोल पे बैठे हैं अगर तो आपकी सेंटर से दूरी कम है। और आपको पता है अर्थ क्या है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है ना, यानी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर। इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, और आप दूर रहेंगे तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा बहुत कम है। इतना समझ में आया। मैं इसको दूसरी भाषा में भी लिख दे रहा हूँ। आर ई की वैल्यू ज़्यादा है, यानी आप इक्वेटर पर बैठे हैं तो आप पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, यानी यहाँ पे जी की वैल्यू कम है। ठीक, और पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि केंद्र से दूरी पोल की कम है और केंद्र इसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है, तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम वेट की बात करें तो वेट हमने पढ़ा है एम जी होता है, तो एम इंटू जी, अगर पोल वाला जी हम रखेंगे तो एम जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और इसी एम जी में हम इक्वेटर वाला जी रखेंगे तो यहाँ पे जी कम है तो इस एम जी की वैल्यू कम आएगी। यानी इक्वेटर पे आपका वेट, यही तो है वेट एम जी मतलब वेट, इक्वेटर पे आपका एम जी यानी वेट कम है, और पोल पे आपका एम जी यानी वेट ज़्यादा है। क्लियर, इतना समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको जी समझ लेना है कहाँ पे है। वैसे आप लोग जी की वैल्यू कितनी पढ़ते हैं, आप लोग कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं। जी की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं कितना, 9.832 मीटर पर सेकंड, यही पढ़ते हो ना भाई। तो एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो पढ़ते हो ये पोल वाला पढ़ते हैं, ये जो वैल्यू है वो पोल पे होती है इतनी वैल्यू। अगर हम इक्वेटर पे बोलें तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो ऐसा नहीं कि 4 हो जाती है, 3 हो जाती है या फिर 2 हो जाती है, इतनी भी कम नहीं होती, माइन्यूट सा फ़र्क होता है बस। यानी आपका इक्वेटर पे यदि आप जी मेजर करेंगे तो वो 9.78, मतलब देख रहे हैं कितना मिनिमम डिफरेंस है, मिनिमल डिफरेंस है।
ठीक है, ये वैल्यू जो है वो इक्वेटर पे है और ये जो वैल्यू है वो पोल पे है। इसका मतलब ये है कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। यदि आप इक्वेटर पे 80 केजी के हैं तो आपने पढ़ा है कि पोल पे जी ज़्यादा होता है, वहाँ पे वजन ज़्यादा हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 80 से सीधा 80 से आप या फिर 160 हो गए या फिर 200 केजी के हो गए, है ना। ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपने देख लिया ना अभी, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, 2-4 किलो का फ़र्क आएगा बस। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पर बहुत हो गया। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो 7वें का आंसर क्या हो गया, आप जल्दी से बता दीजिए। धर्मों पर जी की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए अधिक होगा वेट। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन कीजिए। 8वां है, लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कई बार पता होता है और कई बार पता होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या रहता है, डेंसिटी का होता है मैटर, है ना। RD जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसका मतलब क्या होता है भाई, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो उस वजन को झेल लेगी, जो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहाँ झेल पाएगी। तो इसका क्या मतलब है, जो पारी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है पानी से। ठीक है, यानी पारा जो है वो जल की तरह लिक्विड स्टेट में थोड़ी ना रहता है, इतना भी तरल नहीं रहता है। पारा इतना भी तरल नहीं है जितना जल होता है। अब अभी मैं इमेजेस दिखाऊंगा कुछ तो आप देख लेना। तारे को क्या बोलते हैं, पारे को सॉरी लिक्विड मेटल ही बोलते हैं। ठीक, लिक्विड मेटल, लेकिन ये पानी की तरह लिक्विड नहीं होता है। देखो डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब है कुछ तो विस्कोसिटी होगी उसमें, कुछ तो श्यानता होगी, मतलब वो गाढ़ा होगा, इतना भी पतला नहीं होगा जैसा पानी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या, जल्दी से, मैं ऑप्शन ही छिपा दिए मैंने लिख के। चलिए ये पॉइंट पढ़िए, ये पॉइंट पढ़िए, सीधा देख लीजिए कि पारे का घनत्व जो है वो जल से कहाँ पे ज़्यादा लिखा है। पारे का सापेक्षिक घनत्व जल के रिलेटिव डेंसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। चलिए नमा देखिए जल्दी से। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का रिसाव का पता, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़े होंगे। एथाइल मरकैप्टन इसमें डालते हैं। एक्चुअली क्या है कि LPG की कोई अपनी तो देखो गंध है नहीं, तो उसके लिए हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो एथिल मरकैप्टन डाल देते हैं। जब प्रेशराइज करते हैं, सिलेंडर में भरते हैं सिलेंडर गैस को, और अगर लीकेज होता है तो हम लोग इससे डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ लीक हो रही है इसकी महक से। जो आपको महक आती है वो एक्चुअली LPG की नहीं आती, वो मरकैप्टन की आती है, एथाइल मरकैप्टन की। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 10 में चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करा दीजिए। पायरेटिक एंटी पायरेटिक, पायरे 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 PYR, एक इसका रूट वर्ड होता है, ये टेम्परेचर का रूट वर्ड होता है। ठीक, रूट वर्ड टेम्परेचर यानी ताप का रूट वर्ड होता है। तो ताप ज़्यादा कब होता है, बुखार की स्थिति में होता है। जब बुखार चढ़ता है तो हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, फेनासिटिन खाते हैं। तो ये तो सही मैच है ही, तो ये तो आंसर मिल ही गया हम लोगों को। एंटीसेप्टिक समझते होंगे, एंटीसेप्टिक ये स्किन से रिलेटेड होता है। जो स्किन पे पैथोजेंस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए या फिर उनको स्लो डाउन करने के लिए एंटीसेप्टिक लगाते हैं। बिको टर्मरिक का ऐड सुना होगा, उसमें एंटीसेप्टिक बोलती है ना वो ऐड वाली। तो ये गलत मैच है, क्योंकि एस्प्रिन तो एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है, फीवर में खाते हैं, तो ये गलत मैच है बी वाला। एंटीबायोटिक समझते होंगे आप लोग, उससे बैक्टीरिया से कुछ यदि रोग वगैरह हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। ठीक है, तो ये गलत मैच है। और बोरिक अम्ल है, ये एंटीसेप्टिक में आता है, कीटाणुनाशक में नहीं आता, तो ये भी गलत मैच है। तो आंसर ए सही मैच है। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखिए। क्लाउड सीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग का मतलब है कि आर्टिफिशियली वर्षा कराना, बस सिंपल सा लॉजिक है ये। बस वो कराते कैसे हैं, एक केमिकल कंपाउंड का हम लोग यूज करते हैं और वो क्लाउड पे फेंक देते हैं। हम लोग नहीं फेंकते हैं, हम लोग हवाई जहाज़ के थ्रू ले जाते हैं, उसको फेंक देते हैं क्लाउड्स पे। और जो केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं आप लोगों को पता होगा वो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, सिल्वर आयोडाइड, आपने पढ़ा होगा सिल्वर आयोडाइड, इसका नाम याद रखना सिल्वर आयोडाइड। इसके पार्टिकल्स के हम लोग बादलों पे फेंक देते हैं। इसको ऐसा समझ लीजिए, ये धूल कणों की तरह काम करता है बिल्कुल। जैसे बारिश के होने के लिए बारिश की जो ड्रॉपलेट हैं, वो ड्रॉपलेट जो हैं वो होल्ड कहाँ होती हैं, आपको पता है ना, धूल कणों पे ही होती हैं। अगर वातावरण में धूल कण ना हो तो बारिश नहीं होगी। धूल कणों का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बारिश में। इन्हीं धूल कणों पे पानी कंडेंस होता है और फिर वो जाके नीचे बरस जाता है। अगर ये धूल कण नहीं होंगे तो पानी होल्ड कहाँ करेगा, कंडेंस ही नहीं हो पाएगा। सिल्वर आयोडाइड का भी कुछ उसी तरीके से काम होता है। ठीक है, ये आइस क्रिस्टल को थोड़ा सा बूस्टअप दे देता है। इसका अभी फिगर देख लेते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसका फिगर देख लीजिए पहले तो जल्दी से, देखिए ये फिगर है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कर रहा है,
ये प्लेन से क्या कर रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड को रिलीज कर रहे हैं बादलों में। पहला पॉइंट क्या लिखा, सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज्ड बाय अ प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, यहाँ से ही फेंक दो जनरेटर के माध्यम से, या फिर प्लेन के थ्रू बादल पर फेंक दो। तीसरा पॉइंट पढ़िए, द सिल्वर आयोडाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, यानी आइस क्रिस्टल को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं। और जब आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा तो वो वजन आ जाएगा तो नीचे टपक जाएगा। तो आप लोगों को पता चला होगा ना कि ये धूल कणों की तरह काम कर रहा है बिल्कुल। तो सिंपल सा फंडा है इसका, कोई बहुत खतरनाक टाइप का साइंस टेक नहीं है इसमें। तो जल्दी से आप लगा दीजिए क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 क्या है, इसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित करना शामिल है। हाँ तो भाई जो नेचुरल संरचना है क्लाउड की उसमें तो आप अमेंडमेंट कर ही रहे हैं, आप आर्टिफिशियली वर्षा करा रहे हैं, तो ये पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से बादल मौजूद हों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इसका ड्रॉबैक समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए, बट ये ड्रॉबैक की तरह तो काम कर ही रहा है कि बादल होने चाहिए तभी ये काम करेगी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके दोनों पॉइंट ठीक हैं, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए 12 देखिए, बायो फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ के तो आप नाम बिल्कुल मुंह जबानी याद रखें कि हाँ ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज होता है, जैसे एजोला वेक्टर, एजोला खुद है, कवक मूल है, माइकोराइजिया। ठीक है, तो ये सब बायो फर्टिलाइज़र हैं। इन क्वेश्चन क्या पूछा है, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी तो हैं। ये बायो से मतलब समझ रहे हैं ना, बायो से मतलब यहाँ पे सजीव चीज़ों से फर्टिलाइज़र बना रहे हैं आप। जैसे आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ब्लू ग्रीन एलगी जो होती है, ब्लू ग्रीन एलगी। तो एलगी क्या है, ये शैवाली तो है, तो शैवालों से हम लोग बायो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। और ये एजोटोबैक्टर है, ये बैक्टीरिया का नाम है। कवक मूल है, खुद कवक है, यानी माइकोराइजिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइज़र हैं, इनके नाम याद रखें, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए एक इमेज पड़ी, उसको देखिए, ये देखिए, ये फ्रांकिया है। ठीक है, ये फ्रांकिया बायो फर्टिलाइज़र है। ये एजोला है, इसके बारे में आप जानते हैं। और ये तीसरा नंबर का है, ये क्या है बताइए, ये माइकोराइजिया है, ये सॉरी ये एजोटोबैक्टर है। ठीक है, एजोटोबैक्टर। क्लियर है, आप क्वेश्चन पे चलें। और ये बायो फर्टिलाइज़र सॉइल पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो बहुत डैमेज करते हैं ना सॉइल को, सॉइल डैमेज होगी तो फिर पूरी की पूरी फूड चेन डैमेज हो जाती है और फिर हम लोग उसको कंज्यूम करते ही हैं। 13 क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कॉमन सेंस से भी इसको लगा सकते हो। शरीर में जल के कार्यों के संदर्भ में बताना है। जल के कार्य क्या क्या रहते हैं बॉडी के अंदर। यह शरीर में प्रत्येक कोशिका यानी सेल के स्वास्थ्य और संपूर्णता को बनाए रखता है। बिल्कुल ठीक है। यह शरीर के कुछ हिस्सों के लिए सदमा या झटका अवशोषक के रूप में बिल्कुल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के काम में तो करता ही है। इम्पैक्ट या एब्जॉर्बर कह लो, एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों सही है। 14 पढ़िए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड, यहाँ लिखा तो है इंग्लिश में। ग्लैंड का मतलब समझते हैं ना, ग्लैंड मतलब बताइए, ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ग्लैंड मतलब है बॉडी के ऐसे पार्ट या ऐसे ऑर्गन जो सब्सटेंस को रिलीज करें और उनको प्रोड्यूस करें। ये सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे आपने और लीवर के बारे में पढ़ा होगा, बाइल जूस को प्रोड्यूस करते हैं ना। मतलब हम आर्टरी और बीन्स को ग्लैंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, आर्टरी और बीन्स जो होती हैं, धमनियाँ जो होती हैं, इनको हम लोग ग्लैंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, लीवर को ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं। तो ग्लैंड की परिभाषा जो है, ग्रंथि की परिभाषा होती है कि शरीर के ऐसे अंग जो सब्सटेंस को रिलीज करें और प्रोड्यूस भी करें। पहले मुझे प्रोड्यूस लिखना चाहिए, प्रोड्यूस करें और रिलीज करें बॉडी के अंदर। ये जो धमनियाँ हैं ये कोई कुछ रिलीज नहीं कर रही हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं कुछ, वो बस कैरियर हैं ब्लड को ले जाने के लिए। तो अगर परिभाषा के हिसाब से चलें तो यकृत को कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ सीक्रेट करना चाहिए, कुछ रिलीज करना चाहिए। तो लीवर के बारे में आपको पता है, बाइल जूस के बारे में पता है, बाइल जूस को ये सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, जिससे फैट ब्रेक डाउन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, पाचन में काम आता है। एसिड जो बन रहा है भोजन को गलाने के लिए, ये सब कौन कर रहा है, यकृत कर रहा है ना, ये तो धमनियाँ थोड़ी ना कर रही हैं। यानी ग्रंथि की क्या कंडीशन होना चाहिए, प्रोड्यूस एंड रिलीज ऑफ समथिंग, और उसका कुछ स्पेसिफिक रोल भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए 15 देखिए,
मैचिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो ए का वन बी में है और डी में है, ठीक है। एक और कोई चेक कर ले रहा है, विटामिन के को बता, विटामिन डी तो कैल्सीफेरॉल तो पढ़े होंगे ना, कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी, तो सी का 3 हो गया। तो ऑप्शन 1 मिल रहा है हमें बस, चौथा ऑप्शन हमारा काम बन गया। विटामिन B3 का फिर लगा दीजिए नियासिन और के को नैप्थेक्विनम, तो आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ें, इन सब क्वेश्चन में हम लोग समय बचा सकते हैं। 16 देखिए, होप प्रोब मार्स मिशन है, ये किस देश का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरब अमीरात ने भी कमाल कर दिया है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो ये जो होप प्रोब है, होप नाम है उनके प्रोब का, उनके मिशन का, ठीक। और ये है संयुक्त अरब अमीरात का, यानी UAE का, ठीक है। इमेज देखना है उसका, देख लीजिए। ये है मार्स मिशन है, याद रखना जो होप है HOPE, होप नाम का जो मिशन है ये मार्स मिशन है, पहली बात तो है, ठीक है। इसको मून पे मत पहुंचा देना, ये मंगल ग्रह का मिशन है। और दूसरा पॉइंट है ये UAE का है मिशन, ठीक। बस 2 ही चीज़ें हैं, और नाम तो आप जान ही रहे हैं, होप। चलिए अब वापस क्वेश्चन पर चलते हैं, तो जल्दी से मिला लीजिए। लिगिया नोरोन्हा, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी संस्था में है कि वो संस्था भी इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में पूछा जा सकता है। UNEP जो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो संस्था है यानी पर्यावरण प्रोग्राम जो है ना यूनाइटेड नेशंस का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बता दीजिए। हेडक्वार्टर नैरोबी में, नैरोबी कहाँ है? केनिया में, मैंने लिख नहीं रहा हूँ अब, नैरोबी में, केनिया में, ठीक है। तो यूनेप का एक कार्यालय भी है न्यूयॉर्क में, रीजनल जो जैसे बोलते हैं RO, रीजनल ऑफिस कार्यालय जो न्यूयॉर्क में है, उसके जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल, तो इनको भी चुना गया। तो उनका नाम याद रखना, लिगिया नोरोन्हा। आंसर तो आप पे ऐसे ही बन जाएगा मैचिंग में, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। एक ऑप्शन है हाशिमोतो, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सही हो जाएगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं आ रहा हो तब तो ये ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं ना। हाशिमोतो कहाँ का नाम लग रहा है आपको? ये जापान का लग रहा है, या ये आपका नॉर्थ कोरिया लग रहा है, या साउथ कोरिया, ऐसे ही नाम लग रहा है ना, ये सरनेम पूरा ही नाम। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें फिट बैठ सकता है? एटलीस्ट इसको तो हम बैठा ही सकते हैं ना। टोक्यो ओलंपिक 2020, ये टोक्यो जापान में है, तो जापान से मैच कर रहा है नाम। तो ऐसे तो हम कुछ हद तक आंसर पे जा सकते हैं, सही दिशा में जा सकते हैं। तो बी का 3। तो देखो ऑप्शन 2 हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो कुछ तो हेल्प हुई इससे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? SN सुब्रमण्यम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को चुने गए, इनको भी याद रखना। मतलब इसमें सभी लोगों को नाम जरूरी नहीं है, इनको देख लेना आप, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। बाकी 2 मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है, तो अलग से भी आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, तो D का 4 हो गया, तो आंसर A हो गया, ठीक। बड़े आ गए। बाकी पॉज करके देख लेना आप लोग थोड़ा सा, अगर और रिवाइज करना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो नहीं था कुछ इसमें ना, ठीक। 18 देखिए, न्यू स्टार्ट, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, शायद पहले या दूसरे टेस्ट में। न्यू स्टार्ट ये एक ट्रीटी है, किसकी ट्रीटी, किस तरह की ट्रीटी है? ये परमाणु शस्त्र की ट्रीटी है, न्यूक्लियर आर्म की ट्रीटी है। लेकिन पर्पज क्या है इसका? न्यूनीकरण का, यानी आपको परमाणु हथियार जो आर्म्स हैं वो कम से कम करना है। तो ये देश कौन कौन से हैं जिन्होंने ये ट्रीटी को इनिशिएट किया है? तो ये USA और रसिया के बीच की ट्रीटी है। मतलब एक दूसरे को बोलते रहते कि तुम इतना मसाइल कम बनाओ, हम इतना बम कम बनाते हैं, फलाना ढमका, ये सब चलता रहता है। मानता तो कोई है नहीं, सब अपने अपने अंदर ही अंदर तो बना ही रहे हैं, कोई बताता थोड़ी ना है। आंसर हो गया रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ये सब डॉक्यूमेंट पर रहता है, ट्रीटी फ्रीटी है ना। बाकी अपने जखीरा में कितना क्या रखा है हर कोई देश, पता थोड़ी ना किसी को। वो जब युद्ध होगा कभी, तभी समझ में आया कि अरे तुम्हारे पास तो इतने भी थे। तो आंसर C हो गया। 19 में देखिए, भारत खिलौना मेला 2021, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, संस्करण में इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे देखो खिलौना एक तरह से क्या है, चाइना को टारगेट करने के लिए है, चाइना को टारगेट, क्योंकि जो खिलौना यूज करते हैं पूरे भारतवासी जो यूज कर रहे हैं खिलौना, वो चाइना ही का माल तो यूज कर रहा है। अगर चाइना का माल ना उठा के यदि भारत में बनी हुई चीज़ें, तो इंडिजिनस चीज़ें यदि बिकने लगें, तो इनका बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। तो इनकी चौपट करने में हमें कोई बुराई नहीं है, ना भारत सरकार को बुराई है।
उनके बिजनेस से हमें क्या लेना देना। लेकिन हम लोग भी तो इस जगत में, इस क्षेत्र में महारत हासिल करें, ये भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम यहाँ से ना ख़रीदें, फिर यहीं से ख़रीदें अपने यहाँ से, तो वो हम लोग सब करेंगे नहीं, क्योंकि ये सस्ता दे देता है। सबसे बड़ा पंगा तो ये है ना कि सस्ता दे देता है। खैर जो भी हो, इनिशिएट कर रही है गवर्नमेंट, तो आज नहीं तो कल तो सस्ता होगा, और खिलौनों के क्षेत्र में भी हमारा नाम रोशन होगा। बाहर देश के बच्चे भारत के खिलौने खेलेंगे तो कितना एक एक प्राउड वाली बात है, प्राउड फील होगा हम लोगों को भी। तो ये फ़िलहाल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है थोड़ा संस्करण में भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो याद रखना, भारत खिलौना मेला जो है पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक। 20वां देखिए, रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए यूवी रेस, आपको पता है यूवी रेस का जो काम होता है वो क्लीनिनेस में भी होता है। ठीक। यानी पैथोजेंस जो होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस होते हैं, उनको भी मारने में हेल्पफुल होती हैं ये यूवी रेस। तो ये पूछ रहे हैं, रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लखनऊ मेट्रो है। ठीक, याद रखना। इम्पोर्टेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि यूपी से हैं हम लोग और यूपी पीसीएस दे रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर यूपी पीसीएस ना होता, अगर ये यूपीएससी में होता क्वेश्चन, तो इसको 2 कौड़ी का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक, क्योंकि लखनऊ में है और लखनऊ यूपी का है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा। और यूपी के बारे में आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस तो कुछ भी पूछ लेता है। यूवी से याद आया कि यूवी कितनी टाइप की आप लोगों ने पढ़ी हैं। यूवी रेस, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, और सबसे डेंजर वाली कौन सी थी, ए वाली, सी वाली। इसी को तो पराबैंगनी, इसी को तो जो ओजोन लेयर है वो रोक लेती है। ठीक है, अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है। बाकी जो अर्थ सरफेस पर जो आते हैं ना यूवी सनरेज से, जो यूवी रेज आती हैं, सनरेज में जो यूवी टाइप की वेव्स हैं, वो ए टाइप और बी टाइप ही आ पाती हैं, सी नहीं आ पाती हैं। किसकी मेहरबानी से, ओजोन लेयर की मेहरबानी से। ये ना होती तो ये तबाही मचा देती यहाँ पे आके। ठीक है, तो चलो ये यूवी के बारे में हो गया। सी टाइप याद रखना, ये सबसे खतरनाक होती है। 21 देखिए, किसी भी मध्यवर्ती तरल अवस्था, ये क्या है, इंग्लिश पढ़ लीजिए। कन्वर्जन बिटवीन द सॉलिड एंड द गैसियस फेजेस ऑफ मैटर विथ नो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक सॉलिड चीज़ है कोई, ठीक, यदि आप इसको पिघलाएंगे, इसको आप पिघलाएंगे, नीचे से हीट देंगे, नीचे से हीट देंगे, तो सबसे पहले किस स्टेट में बदलेगा, पहले लिक्विड होगा ना, फिर इसको और गर्म कर दोगे तो वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा, है ना, मतलब ये गैस बन जाएगी। मतलब पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर और गर्म कर दोगे तो गैस बन जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा, ये वाली स्टेज ही नहीं आनी चाहिए, सीधा सॉलिड से गैस हो जाना चाहिए। ऐसा क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, याद आ रहा, कक्षा 11-12 और ग्रेजुएशन में तो अगर साइंस साइड से होगे तभी आएगा यार। 11-12 में तो पढ़े ही होगे, सब्लिमेशन पढ़ा है आपने, सब्लिमेशन पढ़ते होंगे, यानी ऊर्ध्वपातन जो पढ़ते थे उसमें यही पढ़ते थे कि एक स्टेज जो बीच की होती है वो गायब ही हो जाती है। यानी आप सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्जन कर सकते हो और गैस से सॉलिड में भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो चेन है सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, तो एक स्टेज जंप कर दो, उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। गैस से सॉलिड ऊर्ध्वपातन, सॉलिड से गैस ऊर्ध्वपातन। ठीक है, लिक्विड से गैस होता है फिर सॉलिड, तब भी ऊर्ध्वपातन, इस तरह का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। जैसे पूजा में यूज होता है कपूर, कपूर को जानते होगे ना, कपूर को हम लोग यज्ञ में डालते हैं तो सीधा किया धुआं बन जाता है कि नहीं, लिक्विड तो नहीं बनता है ना वो पहले। कपूर के क्यूब आते हैं, ऐसे सफ़ेद क्यूब रहते हैं, क्यूब को हम लोग हवन में डाल देते हैं और सीधा धुआं फेंकता है फिर, यानी लिक्विड स्टेट तो बीच में हुई नहीं, है ना। तो ये सॉलिड से सीधा गैस में बदल गया कपूर, इसका मतलब है ये ऊर्ध्वपातन को फॉलो करता है, सब्लिमेशन को फॉलो करता है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं। तो 21 का डी हो गया। चलिए 22 कीजिए जल्दी से। साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इस वाले टेस्ट में, और क्वेश्चन तो साइंस से पूछते ही हैं। ये स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार स्पेक्ट्रम देख लेंगे आप तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं उससे। 2-3 क्या, मुझे लगता है 5-10 क्वेश्चन बन जाते हैं स्पेक्ट्रम से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ समझते हैं ना, किसी भी वेव की वेवलेंथ रहती है। जैसे अगर वेव ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे रन कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो वेवलेंथ कहाँ कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ से शुरू हुई वेव और यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो ये उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ऊंचाई जो है इसको हम लोग क्रेस्ट बोल देते हैं। ठीक, CREST, क्रेस्ट बोल देते थे। और ये जो है वेवलेंथ, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते थे। याद आ रहा कुछ? लेकिन ये क्वेश्चन पे यहाँ पे समझाने का मतलब नहीं है ये सब चीज़ें, हम लोग को बस स्पेक्ट्रम देखना है। लेकिन उस स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि देखिए, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो घातक कम रहती हैं। ठीक है, लीथल कम रहती हैं वो, और जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती हैं तो ऐसे ऐसे चलती हैं, ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, ये बहुत घातक होती हैं। तो ये लीथल कम होती हैं, लीथल कम होती हैं, और ये लीथल ज़्यादा होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम रहती है। बस इतना सा याद रखना, ताकि हम लोग स्पेक्ट्रम पर देख ले रहे हैं किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है किसकी कम है। कॉमन सेंस है, एक तो आप ऐसे ही लगा देंगे, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होना चाहिए। हम लोग किस चीज़ को बहुत दूरी से कैच कर लेते हैं, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा रेड कलर को हम लोग बहुत दूर से क्यों देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इस कलर की, है ना, इसलिए तो देख पाते हैं। पीले रंग को दे दो, आप देख ही नहीं पाओगे, लेकिन रेड कलर आपको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी तक का दिख जाएगा। यहाँ पे यदि वेव की बात करें तो वेव में रेडियो तरंग जो मोबाइल में यूज कर रहे हैं, टावर जो टावर वेव हैं मोबाइल में, जो इंटरनेट के कनेक्ट वो सॉरी क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, नेटवर्क आते हैं, तो ये इनका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं। तो ये ऑप्शन तो सबसे बाद में जाएगा, यानी 2 जो ऑप्शन होगा वो सबसे बाद में जाएगा। लेकिन यहाँ पे घटते क्रम में पूछा तो सबसे पहले होगा इस सेकेंड ही, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहले 1 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है आंसर इन दोनों में होगा। और आपने कभी भी स्पेक्ट्रम देखा होगा तो आपने ऐसे स्पेक्ट्रम देखा होगा और बीच में दृश्य प्रकाश पढ़ते होंगे बीच में कहीं, इसका मतलब है दृश्य प्रकाश जो है वो ना तो शुरुआत में रहता है ना बाद में रहता है, यानी ये बीच की चीज़ है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऑप्शंस रिजेक्ट कर सको कुछ भी नहीं आने के बावजूद भी, क्योंकि एक बार स्पेक्ट्रम आप लोगों ने हमेशा कभी ना कभी देखा होगा। तो दृश्य प्रकाश यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ये 2 तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया, और दृश्य प्रकाश आपको पता है दृश्य प्रकाश की ये स्पेक्ट्रम में बीचों बीच में आता है, यानी रेडियो वेव के बाद जस्ट बात तो ये नहीं होना चाहिए, कौन, दृश्य प्रकाश नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है, आंसर एक ही बचा ए। हम लोगों को बस थोड़ा सा आइडिया था रेडियो वेव के बारे में, और हमने कभी एक झलक देखी थी स्पेक्ट्रम की, तो हमने दृश्य प्रकाश को पता कर लिया कि हाँ ये यार ये कहीं बीच में कहीं होता था दृश्य प्रकाश, तो हमने उससे आंसर अपना फाइंड आउट कर लिया। बहस ज़्यादा हो गई है, चलिए सीधे स्पेक्ट्रम देखते हैं हम लोग। ठीक, ये देखिए स्पेक्ट्रम, देखिए ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम होता है। ये कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब समझते हैं ना आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रहता है उस वेव में। किसका, इलेक्ट्रिकल का और मैग्नेटिज्म का भी। मतलब ये साउंड वेव की तरह काम, साउंड वेव और ये साउंड वेव की तरह काम नहीं करती हैं, इनका नेचर बिल्कुल अलग है साउंड वेव से। ठीक है, साउंड वेव बिल्कुल डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड, और ये जो हिस्सा है जो आपको कलर्ड दिख रहा है, इसको कौन सा, ये विजिबल लाइट है, ये विजिबल दृश्य प्रकाश जैसे आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बाद में रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की आप देखेंगे वेवलेंथ, देखो यहाँ मीटर्स में है, ये इनकी वेवलेंथ दिख रहा है 10⁸ तक इनकी वेवलेंथ है, यानी बहुत ज़्यादा। 10⁸ समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और यहीं गामा रेज की देखो 10⁻⁻16, इतना कम कि आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। 10⁻⁻16, 10⁻⁻14, यानी इनकी जो रेंज है वो 10⁻⁻16 से 10⁻12, 10, 11 तक है, यानी इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या है, अभी आपने क्या पढ़ा था कि जिनकी वेवलेंथ कम है वो बहुत पावरफुल होती हैं, वो पेनिट्रेट भी कर देती हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, भेद देती हैं, भेदने की क्षमता होती है। तो गामा रेज की वेवलेंथ कम है ना, तो इनमें पेनिट्रेट करने की पावर होगी कि नहीं होगी। और ये रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, जितनी ये कम है गामा रेज उतनी ही बड़ी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है। इसका मतलब है रेडियो वेव्स बिल्कुल अपोजिट है गामा रेज से।
रेडियो वेव से कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है तुम्हें, मतलब डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली कुछ भी हो रहा हो, चिड़ियों को हो रहा हो या फिर हम लोगों को भी हो रहा हो तो पता भी नहीं चल रहा। मोबाइल की वेव से हम लोगों को क्या ऐसा बहुत ज़्यादा समस्या हो रही, नहीं हो रही। वो अंदरूनी रूप से हो रहा होगा तो उसके रिजल्ट्स अभी तो फ़िलहाल इतने जल्दी नहीं आएंगे, वो बाद में आ जाएंगे। लेकिन गामा रेस के आप कांटेक्ट में आ जाओगे तो तुरंत पता चल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा और आपका पता, आपका एड्रेस भी स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, याद रखना। सबसे कम गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यू वे, फिर दृश्य प्रकाश, फिर IR इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो अब तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे ना। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक, चलिए 23 पे कीजिए। 23 सॉरी थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं शायद स्कैन ठीक से नहीं कर पाया, पर मैं पढ़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है, ये कथन बोल रहा है द फूड कुक्स फास्टर व्हेन कुकड इन द प्रेशर कुकर। तो ये कह रहा है कि प्रेशर कुकर जो है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, ये कथन है। ठीक, तो ये बात सही है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, लेकिन ये क्यों पक जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, आपने प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ा है। प्रेशर रहता है ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यानी तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है। अब प्रेशर कुकर पे आ जाओ। प्रेशर कुकर आपके पास है, आपको पता है कि हम उसमें ढक्कन लगाते हैं और उसमें एक सीटी रहती है। इसका मतलब है कि आप उस कुकर के अंदर आप प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो एक नॉर्मल बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता था, वो प्रेशर कुकर में 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रेशर बढ़ा के रखा है। अब वो 100 डिग्री पे ना उबल के 120 पे उबलेगा। क्लियर? लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। ऐसा मत समझना कि 120 तक जाने में समय ज़्यादा लग जाएगा तो फिर जल्दी कहाँ पका रहा है, तो लेट पकाएगा। नहीं, यही तो आपको ध्यान देना है। पानी 120 पे बॉईल कर रहा है कुकर में, प्रेशर कुकर में, और सामान बर्तन में 100 डिग्री पे कर रहा है। लेकिन सेम समय में यदि आप सामान बर्तन में आपने पानी रखा और मान लो 2 मिनट में 100 डिग्री पहुंच गया टेम्परेचर, तो प्रेशर कुकर में 2 मिनट में 120 पे पहुंच जाएगा। तो 120 पे चीज़ें जल्दी पकेंगी या फिर 100 पे पकेंगी? 120 पे, ऑब्वियसली 120 पे पकेंगी। तो यही कारण है कि इसमें जल्दी पक जाती हैं। किसमें? प्रेशर कुकर में। अब क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। अच्छा, कथन पढ़ रहे थे। कथन तो ठीक है, हमने कथन भी पढ़ लिया और उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। रीजन में क्या लिखा? रीजन में हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, बड़ा हुआ मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। द इंक्रीज प्रेशर डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फास्ट एंड कुकिंग। ये बोल रहे हैं महाशय कथन में कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही तो है, बॉइलिंग पॉइंट ही तो बड़ा है। पहले सामान बर्तन में 100 डिग्री पे उबल रहा था पानी भाई, और कुकर में, प्रेशर कुकर में 120 पे उबल रहा है। इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा जवाब देना कि प्रेशर कुकर में क्यों सब्जी जल्दी बन जाती है, दाल जल्दी पक जाती है। तो सीधा सिंपल सा जवाब दे देना कि वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ना बाबू, वो 100 ना रह के 150 रहता है। ऐसे मोटा मोटा बोल देना कि 150 डिग्री सेल्सियस पे सब्जी पकती है कुकर में। सब्जी तो नहीं बोलना, पानी बोल देना। पानी जो उबलता है 120 पे उबाल देना, क्योंकि सब्जी का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है मेल्ट होने का। अब सब्जियां अलग अलग प्रकार की हैं, और लौकी पकाओगे तो अलग बात हो जाएगी, कटहल पकाओगे तो अलग बात होगी। दोनों में टेम्परेचर अलग अलग चाहिए। तो मतलब बेसिक सा सेंस समझ गए हो ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है वो आर गलत है। प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये सब क्लोज सिस्टम में है। अब यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम में पी और टी के रिलेशन सब अलग अलग हो जाते हैं। वो अभी छोड़ो, उसको स्किप करो। अभी बस क्लोज सिस्टम। कुकर क्या था? क्लोज सिस्टम। बंद था ना, एक डिब्बा बंद था, इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक, क्लोज सिस्टम में प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन प्रोपोर्शनली रन करते हैं। ठीक है, और उसमें जो ओपन सिस्टम होते हैं वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, वो ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? इसमें रीज़न गलत हो गया, एजर्सन सही है।
मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका आंसर रीजन सही है, रीजन सही है, एजर्सन सही है, यानी ए सही है, आर फॉल्स है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। परमाणु नाभिक में शामिल होते हैं, यानी एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है हर एक चीज़ जो यूनिवर्स पे है, ये तो मैं एक प्लानट रखता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको मैं यूनिवर्स लिख दे रहा हूँ। यूनिवर्स में जो सब भी चीज़ें आपको पता है मैटर से बनी हैं। मैटर समझते हैं, मतलब जो भी आप देख पा रहे हो ना वो सब मैटर है। क्लियर, अब तो समझ में आया। हर एक चीज़ जो यूनिवर्स पे है वो सब मैटर से बनी है, और हर मैटर किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है, एटम से बना है। एटम क्या हुआ? मैटर की सबसे छोटी जो यूनिट है उसको एटम बोलते हैं। अभी जो एटम जो हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। बस इतना सा जानना है हम लोगों को। तो ये काम कैसे करते हैं? एक जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो कोर में रहते हैं, किसी भी एटम के कोर में रहते हैं, केंद्र में रहते हैं। ठीक है, केंद्र में रहते हैं, या इनको न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो इनके चारों तरफ घूमते हैं, एक कक्षा में चारों तरफ चलते हैं, पी और ई की। अब आप कहीं माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि यार ये क्या है एटम, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मतलब ये दिखता क्यों नहीं? ये दिखते नहीं है भाई, ये माइक्रोस्कोप से दिखना पड़ेगा। है कहाँ पे? कहाँ पे आपको क्वेश्चन यदि माइंड में आ रहा कोई कहाँ पे है, तो ये हर एक चीज़ में है भाई, हर एक चीज़ में। आपकी जो आपको बॉडी दिख रही है, आप अभी कहाँ पे बैठे हो? कमरे में बैठे हो ना? कमरा में बिस्तर दिख रहा है, गद्दा दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, पंखा दिख रहा है, दीवार दिख रही है। हर एक चीज़ मैटर है, और हर एक चीज़ इससे बनी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक, आपकी जो बॉडी है इसके ना वो भी इसी से बनी है। यानी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है ना, हर एक चीज़ इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही बनी है। बस इतना जान लीजिए। बस एनर्जी को छोड़ देना, हर एक चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ इसमें बस एनर्जी को छोड़ देना, कि एनर्जी हम लोग देख नहीं पाते हैं। हर एक विजिबल चीज़ जो है वो मैटर से बनी है, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनी है, एक्सेप्ट एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी में कौन सी? अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं बनी है। ठीक है, ये किससे बनती हैं? ये फोटोन से बनती हैं। फोटोन पढ़े हो? फोटोन हम लोगों ने पढ़ा, फोटोन पढ़े हैं, ये फोटोन से बनती हैं। मेजॉन भी पढ़ते हो, इनको मेजॉन भी बोसॉन। क्या लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे खिचड़ी मचा दी हूँ पूरा। रुको मैं मिटा ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फोटोन्स को बोसॉन भी बोलते हैं, बोसॉन पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एनर्जी है ना, ये एनर्जी का काम करती हैं। तो ये एटम से ना बना है, इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना रहता है, इनका अलग जलवा है, ये फोटोन से बनी है। बाकी सारी चीज़ें एटम से बनी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बनी है, इनके अलग अलग जलवे हैं, ये फोटोन से बने हैं। वेव्स जो हैं वो फोटोन से बनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी हो गया। हम लोग केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। चलो 25 देखिए जल्दी से। 25 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी क्विक सिल्वर पारे को बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप चांदी को गलाओगे ना, चांदी को गलाओगे, जो आपके पास घर में चांदी है ना, चांदी को मेल्ट करना, तो उससे क्या बन जाएगा? एक लिक्विड बन जाएगा। तो वैसे ही कुछ पारे का भी हाल है, पारा वैसे ही दिखता है बिल्कुल। चलो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है मरकरी, और ये लिक्विड स्टेट में है, तो वो आराम से हाथ से गिर रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी ये लिक्विड स्टेट में। इसको बोल सकते हो ना, इसको लिक्विड मेटल बोल सकते हो ना, बिल्कुल बोल सकते हो, लिक्विड मेटल। ये मरकरी है, ये भी मरकरी है। ठीक, पर इसके आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जानोगे तो थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन हम लोग अभी उस पर नहीं जाते हैं। मेल्टिंग में और बॉइलिंग में मतलब समझते होंगे आप लोग ना? ठीक है, अगर समझते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ जल्दी, हम नहीं समझते हैं। पर आपको लग रहा हो कि ये लिक्विड स्टेट में है, मतलब पहले सॉलिड होगा, और सॉलिड में इसको गर्म किया होगा, मतलब 100 150 या 200 डिग्री सेल्सियस तो किया ही होगा, तभी जाके ऐसे बना होगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। आप हमें कमेंट में बताना कि इसके बॉइलिंग पॉइंट कितने हैं और मेल्टिंग पॉइंट कितने हैं। ठीक, कितने के हैं मतलब कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 26वां देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला दीजिए। सेंधा नमक मतलब जो रॉक साल्ट होता है, तो इसमें ये क्या है एक्चुअली, है क्या? यानी Cl ही तो है, तो सोडियम तो इसमें है ही, तो बिल्कुल मिला है। और क्या है? डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट एक एलॉय है। ठीक है, एलॉय है, और उसका मैग्नीशियम में कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी ठीक है।
वैसे डोलोमाइट का जो फॉर्मूला है वो सॉल्यूशन में ये लिखा है MgCO3 CaCO3, लेकिन याद थोड़ी ना रखना है क्या मतलब है। गैलेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या शीशे को बोलते हैं, शीशे को, लेड को, ठीक है। लेकिन ये तो टिन लिखा है यहाँ पे, टिन का यहाँ पे सिंबल तो ऐसे होता है, तो ये तो गलत मैच हो गया, मतलब सी गलत मैच है। लेमोनाइट, लेमोनाइट लोहे से ही बना है इसका, तो ये भी मैच है, यानी सी ऑप्शन जो है वो अनमैच्ड है, बाकी सब ठीक है। ठीक, चलिए 27 देखिए। 27 में लिखा है मनुष्य क्या है, तो मनुष्य मैमल है, हमें तो यही पता है ना, मैमल है ना। मैमल हम लोगों ने शायद पहले पेपर मतलब इसके पहले वाला जो वीडियो में हम लोग पढ़े हैं उसमें मैमल। तो मैमल क्या होते हैं, हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन तो ये बताई थी कि वो अपने जीवित बच्चे को पैदा करें, यानी लाइव बर्थ हो बेबी की, अंडे के फॉर्म में नहीं, लाइव बर्थ हो। दूसरा, उनमें सिलेवरी ग्लैंड बोल रहा हूँ, मेमरी ग्लैंड भी होना चाहिए, यानी वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हूँ, यानी दूध भी पिलाती हूँ, ठीक, यानी मेमरी ग्लैंड उनमें। ये 2 चीज़ें होती हैं मैमल्स को होने के लिए। लेकिन दूसरे तरह के जो मैमल्स हैं वो भी हम लोगों ने पढ़े हैं। दूसरा तरीका का जो मैमल था वो क्या था कि वो बच्चे एग के फॉर्म में कर लेते हैं, यानी उनके जो बच्चे हैं वो लाइव बर्थ नहीं होती वो जन्म देते हैं अंडे को, बच्चे को जन्म ना दे के अंडे को जन्म देते हैं। उसके बाद अंडा जब मैच्योर हो जाता है तो फिर बच्चा निकल जाता है उसमें से। तो ये दूसरे टाइप के मैमल्स हैं। और दूसरी कंडीशन दूसरे टाइप के मैमल्स में और क्या है, मेमोरी ग्लैंड तो होनी ही चाहिए भैया, इसके बिना काम ना चलेगा, उनकी फीडिंग कैसे होगी। तो ये दूसरे टाइप के मैमल हैं, ठीक है। तो हम लोग किस तरह के मैमल्स में आते हैं, इस पहली तरीके के फर्स्ट टाइप के जो मैमल है इसमें आते हैं। मतलब महिलाएं जो हैं वो लाइव बर्थ करती हैं बच्चे को, तो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, ठीक। तो इस तरह के जो मैमल्स हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, यानी पिंडज बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 28 देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा हो पेड़ हैं जंगल हैं तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक, क्योंकि भाई पूरी अर्थ पे लैंड पार्ट यानी स्थलभाग है ही कितना है ही 30% तो है लगभग। महासागर कितने हैं, लगभग 70% पे, और 70% पे अर्थ की सरफेस पे पानी की सरफेस पे यानी समुद्र के तल पे आपको प्लांक्टन, जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन, एल्गी वगैरह ये सब तो भरे पड़े हैं ना। तो ये भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इन्हीं का है, महासागरों का, ठीक है। इसको मत मार देना वर्षा वनों को, क्योंकि भाई ये है ही कितने, ये तो चुन्नू भर के हैं महासागरों के सामने। तो महासागरों से मतलब पानी से मत समझ लेना कि पानी ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, पानी नहीं। महासागरों के ऊपर जो ये सब जो फाइटोप्लैंक्टन हैं और जो ये एल्गी वगैरह हैं ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। आगे बढ़ें तो आंसर महासागर हो जाएगा। चलिए 29 देखिए, जाइलम फ्लोएम के बारे में लोग पढ़ते होंगे। जाइलम से हम लोगों ने क्या याद रखा था शॉर्ट में, जाइलम से जल रखा था, यानी ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फाइलम से क्या किया था, फल याद किया था। फाइलम से फल यानी फूड, ठीक। तो जल्दी से पढ़ लीजिए, जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित खनिजों और जल का प्रवाहन करना है, मतलब जल का। यहाँ पढ़ लीजिए, द मेन टास्क ऑफ द जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। क्लियर। दूसरा है फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फूड, लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स। तो फूड से हमने फ्लो में याद किया है और जल से हमने जाइलम याद किया है, तो ये दोनों सही हैं। क्लियर है। अब इसकी फंक्शनिंग पे हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 30वां देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला दीजिए। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, भगवान करे ये किसी को ना हो कभी, ये बहुत डेंजरस है, ये किसी को भी हो जा रहा है आजकल, बच्चों में भी मधुमेह हो जा रहा है और बुज़ुर्गों में भी तो हो ही रहा है। और सबसे गंदी चीज़ ये है कि साला इसका कोई इलाज नहीं है, बस कंट्रोल ही करना है, कंट्रोल कर सको तो कर लो। तो ये क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इंसुलिन की कमी के कारण जुड़ा हुआ है। इंसुलिन पैदा कौन करता है, पैनक्रियाज करता है।
तो पैनक्रियाज कोशिश करो कि भैया हमारा पैनक्रियाज हमेशा जीवन भर सही चलता रहे, जब तक जिंदा रहे पैनक्रियाज सही चलता रहे, वो इंसुलिन को सीक्रेट करता रहे, वो स्त्रावित करता रहे इंसुलिन को, ताकि इंसुलिन बना रहे बॉडी में और वो खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता रहे। अगर ये इंसुलिन गायब हो गया तो ये ब्लड में शुगर बढ़ती जाएगी, और शुगर बढ़ती जाएगी तो खून हो जाएगा गाढ़ा, और गाढ़ा हो जाएगा तो वो फ्लो कहाँ से करेगा, वहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो हार्ट अटैक आएगा, बीन्स फटेंगी, आर्टरीज फटेंगी, नसें फटेंगी, दिमाग की नसें फटेंगी और मौत हो जाएगी। ठीक है, चलो बी का 3 हो गया। और एक घे का क्या है, घे पता होगा आपने, गोइट्रे जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो ए का 1 हो गया। तो आंसर तो घोगा बोलना है, सॉरी यार, घोगा बोलना है, घेंगा रोग, ये इसका ऑप्शन ए हो गया। तो 30 क्वेश्चन हो गए ना हम लोग के। ए का 1 हो गया, ठीक है, मधुमेह हमने देख लिया, इंसुलिन, बी का 3 हो गया। सूखा रोग, ये प्रोटीन ऊर्जा यानी प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन जो होता है। और ये क्या है, ज़ीरोफथैलेमिया, ये हो गया विटामिन ए। ये थोड़ा नया है तो इसको याद रखना भाई, क्योंकि पीसीएस है सिर्फ इसी पे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, अकेला पूछ लेगा। तो इंग्लिश याद रखना है इसका, हिंदी में याद रख पाओगे। सुस्का झीपाक, कितना कठिन नाम है भाई, यही पढ़ लेना, ये ज़्यादा सही है। ज़ीरोफथैलेमिया, इसमें तो अगर इसको याद कर लोगे तो बाकी तीनों भूल जाएंगे हम लोग, इतना कठिन नाम है। चलिए, तो इसका आंसर ये हो गया। आज का वीडियो इतना ही था सर, और कल से हम लोग, कल से क्या, मैं कोशिश करूँगा आज ही 31 से 60 पे बना दूँ, जितना मुझे टाइम मिल रहा है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बन जाए, और आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो रही हो तो अच्छा ही है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।